हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को मेरा इस यूट्यूब चैनल स्टडी अप में स्वीट वर्मा सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 31 से लेकर 40 तक 10 प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। ये हम लोग पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 ज्योग्राफी। ठीक है, जैसा भी आपको थंबनेल से पता चल गया होगा इसमें क्या होंगे। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। कमेंट करना ये है आपको कि 10 में से आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए 31 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहा था, आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बहते जल के द्वारा निक्षेपण कार्य का परिणाम नहीं है। यहाँ पे पूछा निक्षेपण कार्य का परिणाम नहीं है, बताइए। नदी वेदिकाएं, जलोढ़ पंख, प्राकृतिक तटबंध, डेल्टा। तो 31 का राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट, नदी वेदिकाएं। यानी जलोढ़ पंख जो हैं वो नदी के द्वारा बनाए जाते हैं, डेल्टा भी नदी के द्वारा बनाए जाते हैं और प्राकृतिक तटबंध भी बनाए जाते हैं, आप सभी जानते होंगे। लेकिन नदी वेदिकाएं जो हैं वो नदी के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी बहते जल के द्वारा निक्षेपण कार्य का परिणाम नहीं है नदी वेदिकाएं। तो नदी वेदिकाएं हैं क्या, आइए इसे जानते हैं। नदी की घाटी के दोनों ओर शोपनाकार वेदिकाएं मिलती हैं जो नदी के प्रारंभिक बाढ़ मैदान के अवशिष्ट चिन्ह होते हैं। कभी कभी नदियों की घाटियों में इन वेदिकाओं का क्रम सीढ़ीनुमा होता है तथा एक के बाद एक वेदिका नीचे की ओर उतरती चली जाती है। नदी वेदिकाएं एक रूप में नदी के नवोन्मेष या पुनर्जीवन की परिचायक होती है। ठीक है, तो बहते जल के साथ ये तीनों बनते हैं और ये नहीं बनते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के साथ आते हैं। 32 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यानी 4 में से 3 सही सुमेलित है, 1 सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित नहीं है उसको आपको छांटना है। तो बताइए 32 का आंसर करें, कौन सा सही नहीं है। डोलाइन भूमिगत, क्या यह सही है। यारडंग हिमानी सही है। तटबंध नदी सही है। जोगेन पवन सही है। बताइए कौन सा सही है। सही तो 3 है, कौन सा गलत है ये बताना है। यदि आप सही जानते हैं तो एक अपने आप छटा जाएगा। तो 32 का राइट आंसर होगा सेकेंड। ठीक है, ये वाला इसका राइट आंसर है, 2 वाला। यारडंग जो है वो हिमानी है, ये सही नहीं है। यानी डोलाइन भूमिगत है, ये सही है। तटबंध नदी के द्वारा बनता सही है। जियोगेन पवन के द्वारा बनता सही है। अभी तो ये पढ़े थे हम लोग। ठीक है, तो 32 का क्या हो गया, सेकेंड यारडंग। तो यारडंग की रचना जब कोमल तथा कठोर चट्टानों के स्तर लंबवत दिशा में मिलती है तो पवन कठोर शैलों की अपेक्षा मुलायम शैल को शीघ्र अपरदित करके उड़ा ले जाती है। इस प्रकार कठोर शैलों के मध्य कोमल शैलों के अपरदित होकर उड़ जाने के कारण कठोर भाग खड़े रह जाते हैं। इन शैलों के पार्श्व में पवन द्वारा कटाव होने से नलियां बन जाती है। इस तरह के स्थल रूप को यारडंग कहते हैं। मुलायम चट्टान हैं जो जल्दी कटेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। 33 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, निम्नलिखित में से, यहाँ पे में होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं में होगा। किस स्थिति में नदी अपहरण की अधिक संभावना होती है। आधार तल ऊंचा होगा, आधार तल नीचा होगा, किसी जल विभाजक के दोनों ओर ढाल प्रवणता समान होगी, किसी जल विभाजक के दोनों ओर ढाल प्रवणता में अधिक अंतर होगा। 33 का आंसर करें तो इसका राइट आंसर है आपका 4, यानी किसी जल विभाजक के दोनों ओर ढाल प्रवणता में अधिक अंतर होगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछ रहा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में नदी अपहरण की अधिक संभावना होती है। तो किसी जल विभाजक के दोनों ओर ढाल प्रवणता में अधिक अंतर होगा तब। यानी अपहरणकर्ता नदी के लिए निम्न आवश्यक दशाएं होती हैं। फर्स्ट, नदी का ढाल तीव्र हो अर्थात ढाल प्रवणता अधिक हो तब होगा। सेकेंड, घाटी की चौड़ाई कम हो। नेक्स्ट, जल की मात्रा अधिक हो। नेक्स्ट, नदी कमजोर शैल से होकर बह रही हो। नेक्स्ट, नदी की स्थिति अन्य की अपेक्षा नीची होनी चाहिए। नेक्स्ट है
नदी की धारा में बोझ कम होना चाहिए। ये सारे कंडीशंस होंगे तब ये होगा, अधिक संभावना होगी। यानी किस स्थिति में नदी अपहरण की अधिक संभावना होगी, तो अभी आप लोगों ने 6 रीजन को जाना। पहला तो यहाँ पे दिया हुआ है, नदी का ढाल तीव्र हो अर्थात ढाल प्रवणता अधिक हो, घाटी की चौड़ाई कम हो, जल की मात्रा अधिक हो। जब जल की मात्रा अधिक रहेगा तो वो उसे काट के लेके जाएगा ही, ठीक है। और नदी कमज़ोर सेल से होकर बहती हो, जब कमज़ोर सेल रहेगा तो आसानी रूप से कट जाएगा, मुलायम सेल चट्टान रहते हैं तो। और नदी की स्थिति अन्न की अपेक्षा नीची होनी चाहिए, ठीक है। नदी जब नीचे रहेगा तो और गहराई में रहेगा तो वो ज़्यादा स्पीड से पानी जाएगा तो वो ज़्यादा कटाव करेगा। नदी की धारा में बोझ कम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बोझ कम रहेगा तभी तो वो स्पीड से जाएगा, बोझ अधिक रहेगा तो वो स्लो हो जाएगा ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम होता है? चावल, कहवा, रबर, गेहूँ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम है किसका, बताइए। तो 34 का राइट आंसर है चावल का। राइट आंसर है फर्स्ट चावल। यानी कहवा, रबर, गेहूँ का अत्यधिक मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, चावल का कम होता है। यानी विश्व में गेहूं के पश्चात सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल पाया जाता है, अर्थात चावल की कृषि होती है। चावल उत्पादक देश स्वयं इसका उपभोग कर लेते हैं, अतः इसके उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में निर्यात एवं आयात अल्प मात्रा में होता है। यानी जितना ज़्यादा चावल होता है तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा चावल वो उपयोग कर लेते हैं, खा लेते हैं। उल्लेखनीय है कि चावल उत्पादक क्षेत्र सर्वाधिक भारत में है, किंतु सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है एवं सर्वाधिक उत्पादकता अमेरिका में है। चावल उत्पादक क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ, भारत में, किंतु सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र है भारत में, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, चीन करता है। लेकिन एवं सर्वाधिक उत्पादकता किसके पास है, अमेरिका के पास है। इस बात पे ध्यान देंगे। एक ही प्रश्न में बहुत सारी चीज़ बताई गई है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, निम्नलिखित अक्षांशों के मध्य से कूट की सहायता से सागरीय लवणता का अवरोही क्रम बताना है। यानी 10 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 15 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 50 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश। बताइए, यानी इसको क्रम में लगाना है। कौन से क्रम में लगाना है, अवरोही क्रम में। अवरोही मतलब घटते क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा किसका होगा, वो उससे कम, उससे कम, उससे कम। बताइए। तो 35 का राइट आंसर आपका होगा सेकेंड। ये वाला 2134 सबसे पहले दूसरा आएगा, ठीक है, यानी 15 से 40 डिग्री। उसके बाद आएगा फर्स्ट 10 से 15 डिग्री। उसके बाद आएगा आपका थर्ड 40 से 50, और एक लास्ट बचा 50 से 70। तो ये है अवरोही क्रम में, ठीक है। तो सबसे पहले 15 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य होता है, फिर 10 से 15, फिर 40 से 50, फिर 50 से 70। यानी सागरीय लवणता 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य सर्वाधिक पाया जाता है। यानी सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, 15 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसका मुख्य कारण अधिक वाष्पीकरण है। इसके पश्चात 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा फिर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा सबसे कम लवणता पाया जाता है 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं इसके उत्तर में पाई जाती है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं 36 नंबर। और 36 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, शंकुधारी वनों में निम्न में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। शंकुधारी जो वन होता है उसमें किस प्रकार का मृदा पाया जाता है वो आपको बताना है। चेस्टनट, पॉडजॉल, चरनोजियम, रेगुर। तो 36 का राइट आंसर है सेकंड, पॉडजॉल। यानी शंकुधारी वनों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो पॉडजॉल प्रकार की मृदा पाई जाती है शंकुधारी वन में। यानी उत्तरी रूस, उत्तरी यूरोप एवं उत्तरी कनाडा के टेगा वनों को शंकुधारी वन कहते हैं। इस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में पॉडजॉल मिट्टी पाई जाती है, जबकि चेस्टनट मध्य अक्षांशों में, अर्ध मरुस्थलीय भागों में तथा चरनोजम स्टीपी एवं प्रेरी क्षेत्रों में पाई जाती है।
लावा द्वारा निर्मित मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। यानी लावा के द्वारा जो मिट्टी बनता है उसे रेगुर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, आप देख सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यह भूतल पर एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। यह एक संवृत तंत्र है जिसमें पदार्थ एवं ऊर्जा का सतत प्रवाह होता रहता है। यह विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा चालित होता है, परंतु सौर ऊर्जा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। इसमें व्यापक आयाम नहीं होता। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट एवं सेकेंड एवं थर्ड, 1 एवं थर्ड एवं फोर्थ। तो 37 का राइट आंसर आपका 3, 1 एवं 3 सही है। ठीक है, ये 3 है, 1 एवं 3 सही है, यानी ए और ये सही है। यह भूतल पर एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। यह विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा चालित होता है, परंतु सौर ऊर्जा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। ये क्वेश्चंस को भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, आप देख सकते हैं, और इसका राइट आंसर है 1 और 3। यानी पारिस्थितिक तंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है तथा कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। तो फर्स्ट और थर्ड सही है। यह भूतल पर एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है और यह विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा चालित होता है, परंतु सौर ऊर्जा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। पारिस्थितिक तंत्र भूतल पर एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। यह एक खुला तंत्र अर्थात विवृत तंत्र होता है। यह विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा संचालित होता है, परंतु इसमें महत्वपूर्ण योगदान सौर ऊर्जा का है। क्योंकि उत्पादक केवल सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं, इसके पश्चात विभिन्न पोषण स्तरों पर कई प्रकार की ऊर्जा कार्य करती है। इसमें मापक एवं समय दोनों आयाम होते हैं। समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं 38 नंबर। और 38 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्रमशः सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले महाद्वीप हैं? यूरोप तथा अफ्रीका, एशिया तथा अफ्रीका, एशिया तथा ओशिनिया, यूरोप तथा ओशिनिया। 38 का आंसर करें। तो 38 का राइट आंसर है थर्ड, एशिया तथा ओशिनिया। क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्रमशः सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले महाद्वीप हैं? सर्वाधिक और न्यूनतम वाला पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? एशिया में है। ठीक है, सबसे कम कहाँ है? ओशिनिया में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, एशिया तथा ओशिनिया। यानी विश्व के महाद्वीपों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व एशिया में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन तथा भारत हैं, जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व ओशिनिया में पाया जाता है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 4 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, जबकि अंटार्कटिक महाद्वीप जनसंख्या 0 है। अंटार्कटिक में तो कोई रहता नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं 39 नंबर। और 39 नंबर में है यहाँ पे इस तरह का सवाल बहुत आते हैं, आप देख सकते हैं। 3 सवाल अभी तक आप कर चुके हैं, ये चौथा सवाल है इस टाइप का। तो सीधा मैं कथन पढ़ता हूँ। कथन यहाँ पे कहता है, नवीन वलित पर्वतों को टर्शियरी पर्वत भी कहते हैं, कारण इनका निर्माण मुख्यतः रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे हुआ है। तो बताइए ए एवं आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। ए एवं आर दोनों सही है, परंतु आर एक ही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है तथा आर गलत है, एक गलत है तथा आर सही है। क्या होगा? 39 का आप आंसर बताएं। तो 39 का राइट आंसर होगा आपका 3, ए सही है तथा आर गलत है। यहाँ पे एकदम सीधा सीधा है, ए सही है और आर गलत है। ये सही है और ये गलत है। ठीक है, यानी नवीन वलित पर्वतों की टर्शियन पर्वत भी कहते हैं। यानी जो नवीन वलित पर्वत है उसे हम क्या बोलते हैं? टर्शियरी पर्वत। इनका निर्माण मुख्यतः रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सिर्फ यही सही है। ठीक है, और आर गलत है। यानी टर्शियरी युग के नवीन वलित पर्वतों की श्रृंखलाएं ज्वालामुखी तथा भूकंप के सक्रिय क्षेत्र हैं, जिनका संबंध प्लेट के किनारों से जोड़ा गया है। इस तरह पर्वत निर्माण की भूसंगति संकल्पना के स्थान पर प्लेट विवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, जहां पर 2 प्लेटें आमने सामने की ओर खिसकती हैं तो
वे आपस में टकराते हैं। परिणाम स्वरूप विनाशी किनारों के सहारे एक प्लेट का किनारा मुड़कर नीचे झुक जाता है, जिस कारण दूसरे प्लेट के किनारे पर संपर्शीय संपीड़न का प्रभाव होता है और उसका पदार्थ विललित हो पर्वत का रूप धारण कर लेता है। जैसे कि इधर से एक प्लेट आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मान लीजिए ये एक प्लेट है और एक प्लेट इधर से है, ठीक है। आमने सामने से जब ये प्लेट टकराएंगी, ठीक है, तो होता क्या है कि एक प्लेट डाउन चला जाता है और एक प्लेट ऊपर आता है, ठीक है। ये डाउन चला गया तो ये ऊपर वाला भूमि को उठा देता है, तो पर्वत का निर्माण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं 14 नंबर। और 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्विमानक शंकु प्रक्षेप के लिए सत्य है। यह एक समक्षेत्र प्रक्षेप है। इस प्रक्षेप पर ध्रुव एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। दोनों प्रामाणिक अक्षांशों के मध्यवर्ती क्षेत्र में मापक में घटाव देखा जाता है। यह विश्व मानचित्र हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। 40 का आंसर करें। 40 का राइट आंसर होगा आपका 3, यानी दोनों प्रामाणिक अक्षांशों के मध्यवर्ती क्षेत्र में मापक में घटाव देखा जाता है। तो आज के प्रश्न में सिर्फ इतना ही था। 10 प्रश्न हो चुके हैं। तो आप बताइए 10 में से आपके कितने सही हुए हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह से आपको डेली वीडियो मिलता रहेगा। डेली नहीं, 1 या 2 दिन गैप करके मिलता रहेगा। व्यूअर्स अभी कम है, व्यूअर्स की संख्या जैसे ज़्यादा बढ़ेगी मैं क्वेश्चंस का संख्या बढ़ा दूँगा और ज़्यादा टाइम इस पर मैं दे दूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए।